वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं मैन टू मैन पार्ट 2। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा कि विक्टर जेम्स को अपने सीक्रेट रूम दिखाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन जेम्स कहता है कि मुझे मेरे साथ अपने बॉडीगार्ड पार्क को भी लेकर जाना है। तो विक्टर थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है और फिर वो अपने कुछ आदमी जेम्स और पार्क के साथ सीक्रेट रूम में जाता है। यहाँ पर पार्क की नजर एक छोटी सी स्टैचू पर पड़ती है जो लड़की की होती है एंड तभी लाइट होती है कट। तो दोस्तों इस पार्ट की शुरुआत में हमें पता चलता है कि जब पार्क लिबर्ट की वजह से जेल में गया था तब उसकी मुलाकात वहाँ पर एक रशियन सोल्जर पेट्रोव से हुई थी। और पता है उसने क्या किया, उस रशियन सोल्जर के साथ हाथ मिला दिया और पेट्रोव ने ही अपने ईएमपी ड्रोन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की मदद से विक्टर के मैंशन का पावर सप्लाई कट कर दिया था, इसलिए लास्ट एपिसोड में लाइट चली गई थी। अब इससे विक्टर बड़ा गुस्सा हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, एक साथ पूरे मैंशन की लाइट कैसे जा सकती है। तो वो अपने आदमी को चौकन्ना रहने के लिए कहता है और खुद अपने गेस्ट को अटेंड करने चाहता है, जहाँ दोस्तों एक छोटा सा बच्चा बर्थडे सॉन्ग गाता है और गेस्ट कैंडल्स की लाइट में बर्थडे सॉन्ग खत्म होने के बाद केक कट होने के इंतजार में होते हैं। तभी चुपके से पार्क पीछे घसीटते हुए पार्टी से निकलकर वापस सीक्रेट रूम की तरफ जाता है एंड उसने तो नाइट विजन्स लगा के रखे होते हैं जिससे उसे अंधेरे में भी दिखाई दे रहा होता है। पर दोस्तों कुछ दूरी पर गार्ड तैनात होते हैं। अब कुछ गार्ड से बचकर तो कुछ को मारकर बड़ी सावधानी से वो सीक्रेट रूम तक पहुंच जाता है। वहां से वो ग्लास तोड़कर वुड कार्विंग को लेने में कामयाब भी हो जाता है। पर तभी जेम्स नोटिस करता है कि पार्क यहाँ पर है नहीं, कहाँ गया। वो बेला से पूछता है कि पार्क कहाँ पर गया, तो बेला कहती है कहाँ गया, अभी तो यही था, रुको मैं उसको देख कर आती हूँ। दूसरी ओर पार्क उस वुड कार्विंग को एक कपड़े के बैग में डालकर बालकनी की रेलिंग पर रख देता है, जहाँ से एनआईएस ऑफिसर उसे एक ड्रोन की मदद से लेकर भाग जाता है। मगर कुछ गार्ड्स की नजर पार्क पे पड़ जाती है और वो उसका पीछा करते हैं। तभी पार्क को बेला मिल जाती है टाइम पर और वो उसके साथ ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि वो उसे किस कर रहा हो, जिससे गार्ड समझ जाते हैं कि अच्छा ये दोनों किस करने के लिए पार्टी से दूर आए हैं, कोई बात नहीं, कर रहे दो। दोस्तों यहाँ पर तो बेला की धड़कनें बड़ी तेज हो गई होती है। गार्ड्स के जाते ही पार्क बेला से कहता है कि अभी जो हुआ उसे भूल जाना प्लीज। एंड फिर वो दोनों वापस पार्टी में आ जाते हैं दोस्तों, जहाँ बर्थडे केक कट होता है। पार्टी के बाद जेम्स काफी थक गया होता है, इसलिए वो अपने होटल रूम में सोने जाता है। लेकिन दोस्तों बेला के दिमाग में अभी भी वो सारा किस वाला सीन चल रहा होता है और इसके बारे में वो पार्क से बात करना चाहती है। मगर पार्क कहता है कि देखो मैंने कहा था उसे भूल जाना। मगर बेला को दोस्तों इसके पीछे का रीजन जानना होता है। तभी पार्क कुछ भी बोल देता है कि अरे पार्टी में तुम बड़ी खूबसूरत लग रही थी और मुझे तो तुम्हारे अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं बहक गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। दोस्तों इससे बेला का दिल तो और जोरों से धड़कने लग जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाती। अब अगले सीन में पार्क और जेम्स की टीम वापस कोरिया जाती है, जहाँ पार्क उस वुड कार्विंग को अच्छे से चेक करता है। तो कंप्यूटर में स्कैनिंग के जरिए उसे पता चल जाता है कि ये स्टैचू तो अंदर से खोखली है, जिससे दोस्तों ये पार्क को एक टाइम कैप्सूल की तरह लगता है, जिसके अंदर जरूर कुछ न कुछ छिपा कर पक्का रखा होगा। और सच में उसे खोलने पर उसके अंदर से उसको एक चाबी का टुकड़ा मिलता है दोस्तों, और ऐसा लग रहा होता है जैसे ये चाबी का सिर्फ एक टुकड़ा है और बाकी के 2 वुड कार्विंग के अंदर जो टुकड़े होंगे उन्हें मिलाने के बाद ये चाबी कंप्लीट हो जाएगी। और अब पार्क को एनआईएस ऑफिसर से पता चल जाता है कि सेकंड वुड कार्विंग थाईलैंड के रॉयल फैमिली के पास है। ये सुनकर पार्क थोड़ा खुश होता है क्योंकि थाईलैंड में ठंड नहीं होती। और अब वो कहता है कि कल ही मुझे जेम्स की लाइफ से हमेशा के लिए गायब होना पड़ेगा। पर दोस्तों इस बार वो बाकी के पैतरे नहीं आजमा सकता, क्योंकि कोरिया में कानून बड़ा सख्त है। मतलब वो पहले की तरह कार ब्लास्ट या कार एक्सीडेंट नहीं कर सकता, उसे इस बार सिंपली रिजाइन करके निकलना होगा तमीज से। पर पार्क जानता है कि ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। दूसरी ओर दोस्तों बेला करवटें बदल रही होती है, क्योंकि उसके दिमाग से वो मूवमेंट जा ही नहीं रहा होता है। वो अपने फ्रेंड को भी ये बात बताती है और कहती है मैं तो पार्क को पसंद भी नहीं करती, मैं सिर्फ जेम्स की दीवानी हूँ, फिर मेरे दिमाग में बार बार ये पार्क क्यों आ रहा है। और उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें पार्क से प्यार हो गया है और क्या। मगर दोस्तों ये चीज बेला एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। तो अगले दिन पार्क अपना चाल चलन शुरू करता है। वो सबके सामने इतनी अकड़ से बिहेव करता है कि लोग उससे नफरत करने लगे। जैसे दोस्तों वो शूटिंग के वक्त जाकर आराम से जेम्स के चेयर पर बैठ जाता है और जब जेम्स उसे टोकता है तो वो भी उठने से मना कर देता है। पर जेम्स तो उसे अपना छोटा भाई मानता है, इसलिए कुछ कहता ही नहीं। पर जब यही काम उसका पीए करना चाहता है दोस्तों तो वो उसकी पिटाई कर देता है। और सुबह से लेकर रात तक पार्क इसी तरह बिहेव करता है ताकि लोग उससे नफरत करने लग जाए और उसे निकाल दे काम से। रात में बेला अकेले में उससे कहती है कि सुनो, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मुझे पसंद करते हो पर मैं तुम्हें उस नजर से देखती नहीं। तो एक काम करते हैं, हम सारी बातों को भूलकर दोबारा से एक नई शुरुआत करते हैं। और दोस्तों तभी पार्क अपने मन में सोचता है कि तू गलत सोच रही है बहन, मेरे मिशन में तू मायने भी नहीं रखती। अगले दिन दोस्तों वो जेम्स से कह देता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जॉब से क्विट करना चाहता हूँ। जेम्स तो ये सुनकर भड़क जाता है कि यार ये क्या कह रहे हो तुम, तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो और क्या।
ये काम छोड़ने का क्या मतलब है? दूसरी ओर दोस्तों, दो NIS मैनेजर की बातों से हमें पता चल जाता है कि सेकंड वुड कार्विंग को प्रिंसेस ने सेल के लिए ब्लैक ऑक्शन में डाल दिया है और ब्लैक ऑक्शन में केवल मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये मेंबरशिप का कार्ड एजेंट यून के पास भी होता है दोस्तों। एजेंट यून कौन है आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी वो मेंबरशिप गोल्ड फिंगर नाम के उसके खबरी के पास होगी, ऐसा इनको लगता है NIS एजेंट को। वही हम दोस्तों बेला को प्रिजन में देखते हैं जहां वो अपने बाप से मिलने के लिए आई होती है। उसने उनके कहने के मुताबिक पैसे जमा करवा दिए थे जिसकी मदद से वो जेल में अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। इसलिए दोस्तों उसके डैड बड़े खुश होते हैं और वो बेला की काफी तारीफ भी करते हैं कि तुम पहले से बड़ी खूबसूरत हो गई हो बेटा और अब तो तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। बेला उन्हें अपनी बकवास बंद करने को कहती है कि चुप रहो और साथ ही ये भी कह देती है कि मैं ये आखिरी बार पैसे जमा करवा रही हूँ, इसके बाद मुझे कॉन्टेक्ट मत कीजिएगा। फिर वो जेम्स के पास जाती है जो अपने रूम में चादर ओढ़कर मस्त सोया होता है। बेला को तो लगता है कि उसकी तबीयत खराब है, मगर वो कहता है कि नहीं मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर पार्क की तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि दिखने में वो बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहा था, पर हाँ उसने काम से रिजाइन भी कर दिया है, पता नहीं क्यों। और तब बेला सोचती है कि पार्क प्यार का मरीज बन चुका है और अब उसे मैं ही काम छोड़ने से रोक सकती हूँ। तो वो तुरंत ही पार्क के घर पहुंच जाती है दोस्तों। वहाँ उसको देखकर पहले तो बड़ा शॉक हो जाता है, फिर दोनों कैफे में जाकर बात करते हैं एंड यहाँ पार्क रियलाइज करता है कि बेला कुछ ज्यादा ही चिपकू बन रही है और अब उसे उससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा दोस्तों। ये सारी बातें वो मन में सोच रहा होता है क्योंकि उससे बेला में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्या था, बेला की बुराई करना शुरू कर देता है, उसको डांटता है और कहता है कि एक बात कान खोल के सुन लो, तुम अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। उस रात पार्टी में जो हुआ वो मेरा एक मिशन था, मुझसे गलती हो गई बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं था और वैसे भी मैं तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। दोस्तों पार्क का ये रूप देखकर बेला बड़ी उदास हो जाती है। पार्क भी अपने एटीट्यूड में वहां से निकल जाता है और बेला बेचारी रो रही होती है। तभी NIS मैनेजर पार्क को कॉल करके कहता है कि सुनो, तुम्हें सेकंड वुड कार्विंग के लिए अपनी बॉडीगार्ड वाली इमेज को ही मेंटेन करना होगा। ये सुनकर पार्क तो डर जाता है क्योंकि उसने बेला, जेम्स और उसकी टीम को बहुत ही हर्ट किया था और अब वो उसे दोबारा काम पर रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये उसकी समझ से बाहर होता है दोस्तों। तभी वो पलटकर पीछे देखता है, उदास बेला बाहर आ रही होती है दोस्तों। वो तो बिना वक्त गवाए उसे जाकर किस कर देता है। बेला उसको पीछे धक्का देती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। वो कहते हैं अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे उस गलती का एहसास हो चुका है, असल में मैं तुमसे झूठ कह रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाह कर भी तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। दोस्तों बेला उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है जिससे पार्क को थोड़ा गुस्सा भी आता है, पर वो गुस्से पे कंट्रोल करते हुए कहता है कि देखो जो है सो है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बात मान लो, मुझे अपना लो। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक हूँ नहीं, पर मैं तुमसे दूर भी नहीं जाना चाहता कभी भी, इसलिए प्लीज कल से सब कुछ वैसा ही स्टार्ट करते हैं जैसा पहले था। मेरी रिजाइन वाली बात उसे भूल जाओ। अच्छा ठीक है फिर कल काम पे मिलते हैं। ये कहकर वो चला जाता है दोस्तों और बेला बिल्कुल शॉक्ड होती है कि ये आदमी है कि क्या है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, क्या चलता है इसके दिमाग में। अगले सीन में दोस्तों NIS मैनेजर पार्क को एक रिंग दिखाते हुए कहते हैं कि यही रिंग ब्लैक ऑक्शन में एंट्री के लिए चाहिए और ये रिंग फिलहाल गोल्ड फिंगर के पास है और गोल्ड फिंगर कोई और नहीं बल्कि दोस्तों बेला के डैड हैं जो कि अभी जेल में है और उन्होंने वो रिंग अपनी डॉटर बेला को दे दी है। यानी रिंग निकलवाने के लिए उसे अब बेला को सेड्यूस करना होगा, मगर दिक्कत तो यह है कि बेला उसे ब्यूटीफुल लगती ही नहीं। फिर भी दिल पर पत्थर रखकर अगले दिन वो उसे सुबह सुबह कॉल कर देता है और गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल कह जाता है। वो बताता है कि आज मौसम काफी सर्द है, इसीलिए अच्छे से गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलना, जिससे बेला बिल्कुल हैरान हो जाती है कि ये हो क्या गया इसको, इसे मुझ पर इतना प्यार अचानक कहां से आ गया। दूसरी ओर दोस्तों पार्क जेम्स के पास जाता है जो सोया हुआ है और वो अपने PA के जगाने के बाद भी नहीं जाग रहा होता है, पर जैसे वो पार्क की आवाज को सुनता है ना तो उठकर बैठ जाता है और वो तो खुशी के मारे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। तभी वहाँ पर बेला आकर क्लियरली कह देती है कि सुनो, आज से मुझसे 1 मीटर की दूरी मेंटेन करना क्योंकि तुम्हें अपने पे कंट्रोल नहीं रहता कभी भी। दोस्तों आज मौसम सच में काफी सर्द होता है तो पार्क बेला को कॉफी के लिए लेकर जाता है, जिसके बाद वो उसे रात में कॉफी डेट पे चलने के लिए कहता है। अब रात में बेला जेम्स के घर पर उसके साथ एडवर्टीजमेंट डिटेल्स से रिलेटेड बातें कर रही होती है। तभी पार्क उसे मैसेज करके पूछने लगता है कि कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, अरे हमारे प्लान का क्या हुआ रात को मिलने वाला। और ये सारी चीज जेम्स नोटिस कर लेता है और उसे टीज करने लगता है। तब वो कहती है नहीं, पार्क तो मुझे बस काम से रिलेटेड बातें पूछ रहा है। दूसरी ओर दोस्तों हम पार्क को बेला के घर पर वो ब्लैक ऑक्शन रिंग को ढूंढते हुए देखते हैं और वो मैसेज करके बेला को एंगेज रखने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो जल्दी घर पर ना आ जाए, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उसे वो रिंग नहीं मिलती। तभी जेम्स पार्क को कॉल करके डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट पे लेकर आता है ताकि वो उससे पूछ पाए कि उसका और बेला का क्या चल रहा है।
अब रेस्टोरेंट में एक बच्चा जो कि जेम्स का बड़ा फैन होता है, वो आकर उससे काफी क्यूट क्यूट बातें करता है, उसकी ऑटोग्राफ और फोटोज भी मांगता है, जो कि जेम्स बड़ी खुशी से उसको दे देता है। तभी उस बच्चे की मॉम दोस्तों वहां पर आ जाती है और उसे पता चलता है कि ये बच्चा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड टीजा का है। बताओ यार। तो वो अपने बेटे को कह देती है कि घर जाने के बाद इस जेम्स की बातें अपने पापा को मत बताना। अब दोस्तों जेम्स पार्क से उसके और बेला के रिलेशन के बारे में पूछता है कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या। वो कहता है क्या बात कर रहे हो आप, हम तो बस कॉलिग्स हैं और ऐसे ही बात करते रहते हैं काम की। दोस्तों मस्ती वाले मूड से अचानक जेम्स सीरियस हो जाता है, कहता है कि माना मैं तुम्हें भाई मानता हूँ, मगर बेला भी मेरे लिए बहुत खास है समझे, इसलिए अगर तुमने उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना इस बात का। दूसरी ओर बेला के दिमाग में पार्क 24/7 रूल कर रहा होता है दोस्तों, वो उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं करती। अगले दिन NIS मैनेजर फर्स्ट वुड क्रेविंग को NIS के हवाले करने जा रहे होते हैं, तभी उनकी कार पे कांग्रेसमैन किम का एजेंट स्नाइपर गन से शूट कर देता है, मगर कार तो बुलेट प्रूफ होती है, वो बच जाते हैं। तभी अचानक पार्क उस एजेंट को शूट करके जख्मी कर देता है। इसी बीच बेला पार्क को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती भी है। पार्क दोस्तों एक बार कॉल कट कर देता है, पर वो फिर से कॉल करती है। तब वो कहता है कि देखो मैं अभी हंटिंग पे हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इसके बाद वो उस एजेंट को पकड़ने जाता है, मगर वो तो ऑयल के डिब्बों पे शूट करके छोटा सा ब्लास्ट करवा के वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। पर पार्क पहचान जाता है कि इसी एजेंट ने जेम्स की कार का एक्सीडेंट करवाया था। दोस्तों एक चीज पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जो कांग्रेसमैन किम था उसने वुड कार्विंग को पाने के लिए एक एजेंट को भेजा था। तो यहाँ पर सैम ये रिवील करता है कि कांग्रेसमैन किम ने जो एजेंट वुड कार्विंग पाने के लिए सेट किया था उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। दरअसल वो एजेंट पहले देश के लिए काम करता था, पर फिर उसने धोखा दिया और अब उसने कांग्रेसमैन किम को भी धोखा दे दिया है। दूसरी ओर काम खत्म करके पार्क बेला से मिलने जाता है। वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से बेला का दिल जीत जाता है दोस्तों, जिसके बाद तो वो खुद इस बार पार्क को किस कर देती है। पर तभी बेला के डैड उसे कॉल करते हैं और बताते हैं मैं जेल से रिहा हो गया हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ बेटी। इसलिए बेला पार्क के साथ उनसे मिलने चली जाती है। वो जेल से रिहा होकर बड़े खुश होते हैं, पर जैसे उन्हें पता चलता है कि पार्क उनकी डॉटर को डेट कर रहा है तो वो उसे अपना दामाद कहकर उसके गले पड़ जाते हैं दोस्तों। उनसे मिलकर तो पार्क समझ जाता है कि बेला के डैड को जरूर NIS नहीं रिलीज करवाया होगा ताकि मैं ब्लैक ऑक्शन रिंग तक पहुंच पाऊं, इसलिए वो बेला के डैड के साथ बहुत ही तमीज के साथ पेश आता है। अब दोस्तों यहाँ भी बेला के डैड उससे पूछते हैं कि सुनो बेटी, मैंने तुम्हें जो गिफ्ट दिया था वो तुम्हारे पास ही है ना, कहीं फेंक तो नहीं दिया तुमने उसे। घर जाने के बाद दोस्तों वो पार्क से मैसेज में क्यूट क्यूट बातें करती है एंड अगले दिन तो देखिए वो बहुत ही अलग तरीके से तैयार होकर आ जाती है। पार्क उसे ऑफिस के बाहर मिल जाता है क्योंकि वो उसका इंतजार कर ही रहा था। उसकी वो बड़ी तारीफ करता है कि तुम आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। और यहाँ बेला कहती है कि सुनो सुनो, हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता ना चले, ध्यान रखना, बाकी लोगों के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना। इसलिए वो मान जाता है और अंदर जब बाकी के लोग बेला के इस न्यू लुक की बड़ी तारीफ करते हैं, उससे पूछते भी है कि इतनी बन ठन कर कहाँ किसके लिए आई हो, तो वो शर्माते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा ऐसी ही रहती हूँ। और तब जेम्स इस पे पार्क की राय जानना चाहता है दोस्तों। यहाँ पार्क जी भर के बेला की बुराई करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, वो तो मेरे टाइप की है ही नहीं, जिससे बेला को थोड़ा बुरा लगता है दोस्तों, मगर वो कुछ कह नहीं पाती। लेकिन अकेले में पार्क को बता भी देती है कि मेरी एक्टिंग कैसे लगी वहाँ पर, जब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे तो मैं ऐसे दिखा रही थी जैसे मुझे बहुत ही बुरा लग रहा होगा, ताकि बाकी लोग हमारे बारे में बात ना करें, बस इसीलिए। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि NIS का एक एजेंट उस बुरे एजेंट से मिला हुआ है दोस्तों। ये बुरा एजेंट कौन है आपको पता चल जाएगा एंड यही सारी खबर इधर से उधर कर रहा है, इसीलिए अब उसे भी गोल्ड फिंगर के पास ब्लैक ऑक्शन रिंग होने की बात पता चल गई है। और दोस्तों इधर गोल्ड फिंगर भी अपनी बेटी के घर पर उस रिंग को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। अरे गोल्ड फिंगर पता है ना कौन, बेला का पापा। तभी वो पार्क को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है। वहाँ वो उससे कहता है कि देखो तुम और बेला एक दूसरे के लिए काफी सीरियस लग रहे हो, क्या तुम दोनों ने रिंग सेरेमनी वगैरह कुछ की है क्या आज तक। इससे दोस्तों पार्क समझ जाता है कि जरूर बुढ़ाऊ ये जानना चाह रहा है कि कहीं मेरे पास वो रिंग तो नहीं है। दोस्तों वो साफ इनकार कर देता है, नहीं हमने तो कोई रिंग सेरेमनी की ही नहीं। इधर बेला को जेम्स बड़े भाई के नाते समझा रहा होता है कि देखो मैं जानता हूँ कि पार्क बहुत ही अच्छा लड़का है, पर वो है तो एक लड़का ही, इसलिए उसके साथ थोड़ा संभल के कदम बढ़ाना। और हाँ, उसे कम से कम 1 साल तक अपने ओंठों तक पहुंचने मत देना, क्योंकि ओंठ सरेंडर करने का मतलब है तुम खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर रही हो। इससे तो बेला सोच में पड़ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिससे जेम्स को समझ आ जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है और लगता है उसने किस भी कर दिया है उसके साथ। तो वो आगे कहता है कि अच्छा तुमने ये सब कुछ कर दिया है, तो फिर मुझे लगता है कि मैं जल्द ही ये सुनने वाला हूँ कि तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। खैर तुम जब भी शादी के बारे में सोचो तो याद रखना कि तुम्हारा बड़ा भाई यानी कि मैं सारा खर्चा उठाऊंगा, तुम जरा भी टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ, पार्क को जरा परख कर, हालांकि मेरी नजरों में वो अच्छा है, लेकिन फिर भी परख कर उससे प्यार करना।
अब आगे गोल्ड फिंगर को बेला की फ्रेंड कॉल करके बताती है कि घर में चोरी हुई है, जिससे वो और पार्क तुरंत बेला के घर जाते हैं, जहाँ कुछ ही देर में बेला भी आ जाती है। दोस्तों वो देखते हैं कि पूरा घर उथल पुथल हो चुका है, पर अजीब बात तो यह है कि कोई भी कीमती चीज चोरी नहीं हुई है। और तब बेला के डैड उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने वो रिंग कहाँ रखा हुआ है। वो भी कहती है कि पापा एक बात बताइए, आप हर बार उस रिंग के बारे में क्यों पूछते रहते हो? मैंने तो वो रिंग घर पे रखी ही नहीं, मैंने तो उसे कहीं छुपा दिया है। और दोस्तों तभी पार्क को याद आता है कि उसने घर के बाहर एक वैन में एक अजीब से आदमी को नोटिस किया था। वो जैसे बाहर जाता है ना, तो वो आदमी जा चुका होता है। पार्क तुरंत अपने मैनेजर को बताता है कि आज मैंने बेला के घर के बाहर एक सस्पिशियस आदमी को देखा। बेला की जान को खतरा है लगता है, इसलिए मैं अब 24 घंटे उसके साथ ही रहूंगा ताकि हमारे मिशन में कोई गड़बड़ी ना हो। जिस पर दोस्तों मैनेजर टोकता भी है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? और पार्क उसकी बात को ना मानते हुए अपना थोड़ा सा बोर या बिस्तर लेकर बेला के घर पहुंच जाता है दोस्तों, और रात में वहीं पर सोता है। अगले दिन काम पर भी वो उसे ड्राइव करके लेकर जाता है, और ये चीजें अब बेला को भी थोड़ी अजीब अजीब लगने लग जाती हैं। वो कहती है तुम तो ऐसे बन के हो जैसे मेरे बॉडीगार्ड हो, पर कोई नहीं, इतना वक्त तुम्हारे साथ रहकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। दूसरी ओर दोस्तों गोल्ड फिंगर को NIS के सीनियर मैनेजर उस रिंग के बदले पैसे ऑफर करते हैं। उसे तो ठीक से पता भी नहीं होता कि उसे कितने पैसे की मांग रखनी चाहिए, इसलिए वो पहले 20 मिलियन बोलता है, फिर बढ़ाकर 200 मिलियन, जिसके लिए वो आसानी से राजी भी हो जाते हैं। दोस्तों अब इससे होता यह है कि गोल्ड फिंगर के मन में लालच और आ जाता है, तो वो सैम के पास आकर उसे कहता है कि यून की वो रिंग मेरे पास है, मुझे पता है कि आपको उसकी तलाश है, मैं उसे दे सकता हूँ, पर मुझे उसके बदले में 1-2 बिलियन चाहिए। और इसके लिए दोस्तों सैम तुरंत ही राजी हो जाता है। वो अपने स्टाफ को 2 बिलियन लाने को कहता है, लेकिन अब गोल्ड फिंगर खुश होने के साथ साथ घबरा भी जाता है। वो कहता है कि देखो वो रिंग मैं अभी तो अपने साथ नहीं लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों एडवांस के तौर पर सैम गोल्ड फिंगर को एक बहुत ही महंगी घड़ी देता है गिफ्ट के तौर पर। यार वो बड़ा खुश होता है कि गिफ्ट के तौर पर इतनी बढ़िया चीज, लेकिन सैम कहता है कि याद रखना वो रिंग मुझे मिलनी चाहिए, नहीं मिली तो ये घड़ी ले लूंगा और तुम्हारी कलाई भी। ये सुनकर गोल्ड फिंगर कहता है नहीं नहीं, आपको मिल जाएगी वो रिंग, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद वो जेम्स के घर पर डिनर पे जाता है, जहाँ वो जेम्स से पैसे इन्वेस्ट करने को कहता है, जिसे वो 2-4 गुना लौटाने की बात भी करता है। बेला तो चिढ़ जाती है कि पापा को क्या हो गया। वो उसे बाहर लेकर जाकर खूब सुनाती भी है कि आप हमेशा से यही करते आए हैं, और इस बार भी आपका इरादा जेम्स को चूना लगाने का है क्या? वो बॉस है मेरा। फिर बेला याद करती है कि कैसे जब उसके ग्रैंडफादर की मौत हुई थी, तब उसके डैड ने जिन जिन से पैसे ले रखे थे वो सब पैसे लेने के लिए वापस आ गए थे उस समय, पर उसके डैड का कोई अता पता नहीं था, इसलिए लोगों ने उसकी ही पिटाई कर दी उस समय। और तब बेला ने देखा था कि ये सब उसके डैड छिप कर देख रहे हैं। उसके डैड उसे बचाने के बजाय वहां से जिंदा भाग गए, बताओ। और प्रेजेंट में बेला रोते हुए अपने डैड को अपनी जिंदगी से दूर चले जाने के लिए कहती है कि प्लीज मेरे काम में दखल अंदाजी मत दो आप। और फिर पार्क बेला का मूड ठीक करने के लिए उसको बाहर लेकर जाता है, जहाँ वो पहले शराब पीती है मस्त होकर, और अपने लाइफ की दुख भरी दास्तां पार्क को सुनाती है। उसमें बार बार वो अपने ग्रैंडपा का जिक्र भी करती है दोस्तों। इसलिए जब बेला पूरी तरह से टल्ली होकर सो जाती है, तो वो सेफली उसके घर उसको लेकर जाता है, उसको वहाँ सुला देता है, और फिर खुद उसके ग्रैंडपा के मेमोरियल पर जाता है, जहाँ उसे वो रिंग मिल जाती है दोस्तों। अगले दिन दोस्तों फिर से गोल्ड फिंगर पार्क के साथ बैठकर बातें करते हुए अपना पॉइंट क्लियर करके कहता है कि देखो मैं बुरा आदमी तो नहीं हूँ। अब देखो ना, सैम जो कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, उसने मुझे अपने साथ बिजनेस करने के लिए ये इतनी महंगी घड़ी गिफ्ट की है। देखो पार्क दोस्तों तुरंत वो घड़ी चेक करता है और समझ जाता है कि ये बग्ड वॉच है। इसमें सैम के आदमी गोल्ड फिंगर की सारी बातें सुन रहे हैं, इसलिए दोस्तों वो उसे शराब में डालकर खराब कर देता है, जिससे होता यह है कि सैम के आदमी को भी पता चल जाता है कि पार्क को उनके प्लान के बारे में पता चल गया है। और फिर पार्क अब बेला को कॉल करता है, जो कि दोस्तों इस समय अपने ग्रैंडपा के मेमोरियल पर गई हुई है। दरअसल वो अपने डैड को रिंग देकर उन्हें अपनी लाइफ से दूर भेजना चाहती थी, मगर वो रिंग तो वहाँ पर है ही नहीं। और तब पार्क उससे कहता है कि सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अपने पास कोई सस्पिशियस आदमी दिख रहा है क्या? बेला नोटिस करती है तो 2 सूट बूट वाले लोग मेमोरियल में अजीब तरह से खड़े हैं। तब पार्क उससे कहता है कि तुम आराम से वॉशरूम जाओ और वहीं पर जाकर छिप जाओ, जब तक मैं नहीं आता वहां से निकलना मत। वो आगे कहता है कि मैंने तुम्हें लकी चार्म कहकर जो कॉइन दिया था वो तुम्हारे पास ही है ना? वो कहती है हाँ। पार्क कहता है अच्छी बात है, उसे किसी भी हाल में अपने पास ही रखना, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम अगवा होने वाली हो और वही लकी चार्म मुझे तुम तक पहुंचाने में मदद करेगा। बेला को दोस्तों पार्क की बातें समझ में नहीं आ रही थी, मगर सही में कुछ सूट बूट वाले लोग उसे अगवा कर लेते हैं। और तब पार्क अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है कि लकी चार्म के GPS को ऑन करो, बेला अगवा हो गई है। मैनेजर कहता है ठीक है करके देखता हूँ, पर हाँ उसे बचाने के लिए तुम अकेला जाने की सोचना भी
मत, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, तब उसे बचा लेंगे। मगर दोस्तों पार्क उसकी बात मानने से मना कर देता है और जीपीएस को फॉलो करते हुए बेला की ओर जाने लग जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर पार्ट 2 होता है खत्म। तो दोस्तों ये पार्ट आपको कैसा लगा? आगे क्या होगा? पार्क बेला को कैसे बचाएगा और उस रिंग का क्या होगा? और जब सैम ये सुनेगा कि रिंग गायब हो गई है तो वो बेला के डैड का क्या करेगा? आइए देखिए अगले एपिसोड में, जो कि बहुत ही जल्द आपके पास आ जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।